चैप्टर स्टार्ट करते हैं एरर्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसमें सबसे पहले ना टेम्पोरल क्वेश्चन का उन्होंने पूछा हुआ है कि हमें किस में नज़र आता है। तो जतोई खोल लें उसमें मायोपिया का जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं कि मायोपिया जो होता है ना वो 3 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है सिंपल और एक होता है कंजेनिटल और एक होता है पैथोलॉजिकल मायोपिया। ठीक है, कंजेनिटल जो होता है मायोपिया वो जो बर्थ होती है उस पर प्रेजेंट होता है। बर्थ पे यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है, स्टेशनरी होता है। ठीक है, मतलब तंग नहीं करता। और ये होता है कि उसमें ऑब्वियसली मायोपिया है तो ये होगा कि कन्वर्जेंट स्क्विंट होगा। ठीक है, मायोपिया में जो लोग होते हैं उनको कन्वर्जेंट स्क्विंट होता है। और जो है और ये आपने याद रखना है, वैसे मायोपिया जो होता है उसमें डाइवर्जेंट स्क्विंट होता है, लेकिन कंजेनिटल में मैंने आपको बताया था कि इसमें कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, उसके बाद सिंपल में मैंने आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन टाइप होती है रिफ्रैक्टिव एरर की, वो सिंपल होती है, जो आजकल हमें भी होती है, सबको ग्लासेस लगी होती हैं। ठीक है, और ये 5 to 10 ईयर्स ऑफ एज में होता है और 25 ईयर्स तक इंक्रीज़ करती है मायोपिया और फिर ख़त्म हो जाती है। फिर कहते हैं कि इसी एज में हमें जो है ना, अगर आपने सर्जरी करवानी है तो इसी एज में करवा देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आके नज़र स्टिल हो जाती है। और ये 6 डायोप्टर्स तक एक्सटीड करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता, और इसमें हमें फंडस में कोई डीजनरेटिव चेंजेस नज़र नहीं आती। इस वजह से हम इसको कहते हैं सिंपल मायोपिया। ठीक हो गया। फिर आता है पैथोलॉजिकल मायोपिया। इसके नाम से आपको पता चल रहा है इसमें कोई ऐसा मायोपिया होगा जो हमें तंग करेगा, डीजनरेटिव होगा। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव होता है और ये एक्चुअली इसमें जो डायोप्टर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे सिंपल में डायोप्टर्स कितने थे, मैक्सिमम 6 डायोप्टर्स होते हैं। यहाँ पे 15 to 20 डायोप्टर्स तक जो है ना नज़र चली जाती है। और ये इसलिए जाती है क्योंकि ये ज़्यादातर हेरिडिटरी होता है, मतलब कि जीन्स में रन कर रहा होता है। ठीक है, अब इसमें पैथोजेनेसिस में ये होता है ना कि मायोपिया में आपको डिफरेंट टाइप्स मिलती हैं और उसमें से एक टाइप होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कर्वेचर मायोपिया हो सकता है, एक्सियल हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, पोजीशनल हो सकता है। ठीक है, और इसमें से जो एक्सियल मायोपिया होता है जिसमें हो क्या रहा होता है कि आपको पता है कि शुरू में जब हम छोटे होते हैं, मतलब पैदा होते हैं, तो तब हमारा आईबॉल जो होता है वो क्या होता है कि छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है जिसकी वजह से हम हाइपरमेट्रोपिक होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आई बॉल जो है वो इनलार्ज करता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी का आई बॉल जो है वो इनलार्ज करता जा रहा है, रुकता ही नहीं है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा कि सेक्लेरा में डीजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगी और जो है मतलब इट किट की जो वॉल्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेच पड़ेगा। ठीक है, तो यही होगा ना, उस स्ट्रेच की वजह से फिर चेंजेस आएंगी। अब उसमें से जो चेंजेस हैं वो एक्चुअली आपके एमसीक्यूज़ में आती होती हैं, तो उन्हीं को हमने डिस्कस करना है कि पैथोलॉजिकल मायोपिया जो होता है इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हमें ऑप्टिक डिस्क के ऊपर मायोपिक चेंजेस मिलती हैं, जिसमें आपको नज़र आ रहा है मायोपिक क्रेस्ट क्रीसेंट। ठीक है, ये मायोपिक क्रीसेंट होती है, ये आपको टेम्पोरल साइड में मोस्टली मिलती है। क्रीसेंट शेप डीजनरेटिव चेंजेस मिलती हैं, जैसे मून शेप्ड होती है ना वैसे डीजनरेटिव चेंजेस होती हैं। इनको कहते हैं क्रीसेंट, मायोपिक क्रीसेंट या टेम्पोरल क्रीसेंट। ठीक है, नेजल साइड पे भी हो सकती है लेकिन मोस्टली ये टेम्पोरल साइड पे होती है। ठीक हो गया, और इसके साथ साथ हमें पेरी पेपिलरी एट्रोफी मिल रही होती है और सुपर ट्रैक्शन रीसेंट मिल रही होती है। इसके साथ साथ हमें क्या मिल रहा होता है, जो ब्रुश मेम्ब्रेन होती है उसमें ब्रेक्स मिलते हैं। ठीक है, और ये आपको पता है ब्रुश मेम्ब्रेन एक्चुअली हमारी जो है कोराइड के साथ लिंक्ड होती है, तो उस पर जब स्ट्रेच आएगा तो वो ब्रेक कर जाएगी। ठीक हो गया, और उसमें हमें लैक्वर्ड क्रैक्स मिलते हैं जो येलो इरेगुलर होते हैं। फिर जो कोराइडल होता है, कोराइडल रीजन होता है, वहाँ पे न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा हमें फॉस्टर फुक्स स्पॉट्स मिलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये भी एमसीक्यू में आया हुआ है कि फॉस्टर फुक्स स्पॉट्स हमें किस में मिलते हैं, तो डार्क पिगमेंटेड लीजन्स होती है मैकुला में, हमें हेमरेज और पिगमेंटेशन की वजह से फॉस्टर फुक्स स्पॉट्स मिलते हैं पैथोलॉजिकल मायोपिया में। ठीक हो गया, इसके अलावा हमें कोरियो रेटिनल एट्रोफी मिल रही है, मीन्स दैट कोरॉइड और रेटिना जो है वो भी एट्रोफिक होती जा रही है। इसमें हमें पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा मिल रहा होता है। ठीक है, पोस्टीरियर स्ट्रेच पड़ेगा तो उसकी वजह से एक वो पूरी वो बन जाएगी मोटी सी, वो जो होती है पीछे की तरफ स्ट्रेचिंग की वजह से एक बन जाएगी। ठीक हो गया, उसके अलावा हमें डीजनरेटिव होल्स मिलते हैं रेटिना में, और रेटिना डिटैच हो सकती है और डीजनरेटिव चेंजेस मिलती हैं वीट्रस में। ठीक हो गया, इसके कॉम्प्लिकेशंस में देखेंगे, कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं इसमें वी हैव द पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा बन सकता है, कोराइडल न्यू वेस्कुलराइजेशन हो सकती है, मैक्युलर हेमरेज हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है और ग्लोकोमा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से जो एमसीक्यू आए हुए हैं अब उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस में से एमसीक्यू आया हुआ है कि रेटिनल डिटैचमेंट इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, ग्लोकोमा इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, विट्रस डीजनरेटिव चेंजेस इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, रेटिनल डिटैचमेंट इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसमें हमें टेम्पोरल क्रीसेंट मिलता है, फॉस्टर फुक्स स्पॉट्स मिलते हैं, ये सारे आपके एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। ठीक हो गया, इसके अलावा मायोपिया जो होता है इसमें होता क्या है, इसमें जो एमसीक्यू आया हुआ है वो ये कि इसमें जो इमेज होती है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही होती है। ठीक है, ये भी आपका एमसीक्यू आया हुआ है। इसके अलावा इसमें से मायोपिया में से जो एमसीक्यू आए हुए हैं उनके बारे में बात करती हूँ कि एक्चुअली इसके ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट हम इसका किससे करते हैं, कनकेव लेंसेज से करते हैं। ठीक हो गया, और इसके सर्जिकल मेथड्स में जो एमसीक्यू आया हुआ है उन्होंने पूछा हुआ है कि रेडियल कैरोटोमी हम किस में परफॉर्म करते हैं, तो रेडियल कैरोटोमी जो होती है वो हम
इसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं मायोपिया में, ठीक हो गया। इसके अलावा हम फोटो रिएक्टिव कैरेक्टमी भी परफॉर्म करते हैं, लेजिक करते हैं और क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन करते हैं और फेकिक पोस्टीरियर चैम्बर इम्प्लांट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ये सारे इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। अब देखें टेम्पोरल क्रीसेंट हमें किस में नज़र आ रहा है। अभी हमने देखा कि मायोपिया में नज़र आ रहा होता है, ठीक है, मायोपिया में नज़र आ रहा होता है। उसके अलावा हम मायोपिया के ही पहले एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे, इस साथ ही चलते हैं। ब्लडिंग ऑफ विजन फॉर द नियर वर्क अकर्स इन, ठीक है, तो इसमें होता है हाइपरमेट्रोपिया में, ठीक है, मतलब इर्द गिर्द हम देखते हैं तो ज़्यादातर जो हम जैसे यंग लोग होते हैं उनके अंदर मायोपिया ही हुआ होता है, जो जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है और उसमें जो इमेज बन रही होती है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही होती है। लेकिन जो एक्चुअली ब्लडिंग ऑफ विजन फॉर द नियर वर्क है, जो कि ज़्यादा आपको पता होगा कि बूढ़े लोग होते हैं उनमें हो जाता है मोस्टली, और हाइपरमेट्रोपिया हमने पढ़ा है कि कंजेनिटल होता है, शुरू में आईबॉल छोटी होती है उस वजह से। तो इसमें इमेज जो होती है वो हमारी बिहाइंड द रेटिना बन रही होती है, ठीक है। तो ब्लडिंग ऑफ विजन जो नियर वर्क के लिए होती है वो मोस्टली वो हाइपरमेट्रोपी होती है कि हम नज़दीक की चीज़ें नहीं देख सकते, ठीक है। इसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं कि सिर्फ दूर की चीज़ें नज़र आती हैं, नज़दीक की नज़र नहीं आती। तो नियर वर्क में हमें हाइपरमेट्रोपिया में भी जो है ब्लडिंग ऑफ विजन मिलती है और प्रेसबायोपिया में भी मिलती है। प्रेसबायोपिया इज़ एक्चुअली एज रिलेटेड, आपको पता होगा। इसमें हम प्रेसबायोपिया को भी देख लेते हैं। प्रेसबायोपिया एक्चुअली फिजियोलॉजिकल इनसफिशिएंसी होती है, एक्योमोडेशन। तो ये में जो है ना देख लें फिजियोलॉजिकली क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता एकोमोडेशन जो होती है हमारे लेंस की वो ख़राब हो जाती है विद एज, ठीक है, जिसकी वजह से हम नियर वर्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो दिस इज़ एक्चुअली पर्सबायोपिया, ठीक हो गया। और ये तकरीबन 40 ईयर्स में जाके होती है। इसकी कॉज ये होती है कि हमारी एकोमोडेशन जो होती है वो लॉस हो जाती है बिकॉज ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है वो हमारा उसकी इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है, जिसने एक्चुअली एकोमोडेशन करवानी होती है। और ये ईमेट्रॉप्स में भी हो सकती है, हाइपरमेट्रॉप्स में भी हो सकती है, मायोप्स में भी हो सकती है, ठीक है। और ईमेट्रॉप में जो है 40 इयर्स में होती है, हाइपरमेट्रॉप्स में बिफोर 40 इयर्स, मायोप्स में जो है लेट एज में जाके होती है, ठीक हो गया। और सिम्टम्स इसके ये होते हैं कि नियर वर्क में हम परफॉर्म नहीं कर सकते और एस्थेनोपिक सिम्टम्स आते हैं, मींस दैट कि हमारी आंखें थक जाती हैं इसमें। और ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। ये भी एमसीक्यू आया हुआ है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस होगा इसका ट्रीटमेंट, ठीक हो गया। तो ऑप्टिकल कंडीशंस ऑफ एफेकिया, अच्छा, ब्लडिंग ऑफ विजन नियर वर्क में एक तो हाइपरमेट्रोपिया में भी हो रहा है और एफ ब्रेस्ट बायोपिया में भी हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ऑप्टिकल कंडीशंस ऑफ द एफेकिया, तो ऑप्टिकल कंडीशंस ऑफ एफेकिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। एफेकिया आपका जो है ये एक्चुअली लिखा हुआ है कॉर्निया के चैप्टर में, सॉरी लेंस के चैप्टर में, जिसमें हमने देखा था कि लेंस किसी बंदे का एब्सेंट है, ठीक है। किसी का लेंस एब्सेंट है तो उसके अंदर अकोमोडेशन लॉस हो जाएगी, क्योंकि आपका लेंस जो होता है वो अकोमोडेट कर रहा होता है। जब आप नज़दीक देख रहे होते हो तो आपका लेंस जो होता है वो मोटा हो जाता है, ठीक है। और जब आप दूर देख रहे होते हो तो आपका लेंस जो होता है वो थिन हो जाता है, ठीक है। एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द जोन्युलर फाइबर्स। आपको पता है कि जब हम नज़दीक देख रहे होते हैं, जब हमारा लेंस जो होता है वो थिक हो जाता है, तो उसमें एक्चुअली वी हैव द कि हमारे जो फाइबर्स होते हैं जोन्युलर फाइबर वो रिलैक्स कर जाते हैं, ठीक है। और जैसे हम दूर देखते हैं तो हमारे लेंस के जो जोन्युलर फाइबर्स होते हैं वो टेंस हो जाते हैं, जो हमारी लेंस को थिन कर देते हैं, ठीक है। तो ये अकोमोडेशन जो होती है वो हमारे लेंस के थ्रू हो रही होती है, नज़दीक और दूर देख रहे होते हैं, लेकिन अगर वो नहीं होती तो ऑब्वियसली क्या होगा कि पेशेंट को लॉस ऑफ अकोमोडेशन हो जाएगी बिकॉज ऑफ नो लेंस हेयर। उसके बाद दूसरा ये होता है कि इसमें जो एस्टिग्मेटिज्म होता है वो अगेंस्ट रूल होता है, ठीक है। अब एस्टिग्मेटिज्म जो है ये आपके इसी चैप्टर में लिखा हुआ है। एस्टिग्मेटिज्म का टॉपिक जो है उसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि एस्टिग्मेटिज्म जो होता है एक्चुअली इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा इमेजेस बन रही होती हैं, ठीक है। मायोप्स में तो हमने देखा है ना कि यहाँ तो मतलब मायोप्स में इन फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज बन रही होती है और हाइपरमेट्रोप्स में जो है बिहाइंड द रेटिना इमेज बन रही होती है, हमने ये डिस्कस किया ना। अब एस्टिग्मेटिज्म के में क्या होता है कि एक से ज़्यादा जगह पे जो है ना फोकाई बन रहे होते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा जगहों पे फुकाए बन रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। अब एस्टिग्मेटिज्म जो होता है इसको हम शुरू से देख लेते हैं सारा, ताकि हमारा चैप्टर भी अच्छी तरह रिवाइज हो जाए। तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है, डेफिनेशन के इट इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर जिसमें जो पैरेलल रेज जो आ रही होती हैं आई में एंटर हो रही होती हैं, ठीक है। कैन नॉट फॉर्म अ पॉइंट फोकस ऑन द रेटिना बट फॉर्म फोकल लाइन्स, मतलब रेटिना के ऊपर फोकस नहीं होगा, फोकल लाइन्स की फॉर्म में आएगा। इसको हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। इसमें होता क्या है कि रिफ्रैक्टिव पावर जो कॉर्निया और लेंस की होती है वो सेम नहीं होती, ठीक है। ऑल मेरिडियंस में जो उनकी एक होनी चाहिए रिफ्रैक्टिव पावर, ठीक है। और आपको पता है कॉर्निया जो होता है वो हमारी 40 डायोप्टर्स प्रोवाइड करता है रिफ्रैक्टिव पावर, और जो लेंस होता है वो 20 डायोप्टर्स प्रोवाइड करता है। एज अ होल हमारी जो आई की पावर होती है वो 60 डायोप्टर्स होती है, ठीक है। मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया हुआ। तो अब उनकी रिफ्रैक्टिव पावर मैच नहीं करेगी ना, तो उसकी वजह से स्टिग्मेटिज्म होगा,
ठीक हो गया। और इसमें ये होता है कि टू फोकल पॉइंट्स हमारे जो बनते हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस होता है। दिस इज़ ऑल्सो योर एमसीक्यू। मैं साथ साथ आपको एमसीक्यूज मार्क करवा रही हूँ, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू है कि स्टर्म्स कोनाइट कहते हैं उसे। जो डिस्टेंस होता है दो फोकल पॉइंट्स के दरमियान में उसको हम कहते हैं स्टर्म्स कोनाइट, ठीक है, स्टर्म्स कोनाइट, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी जो टाइप्स होती हैं वो रेगुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। रेगुलर में कौन सा है, सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है, ठीक है। अब इनकी हमने बात करनी है कि जो रेगुलर स्टिग्मेटिज्म होगा ना, रेगुलर, इसमें क्या होगा कि इसमें ये जो मेरिडियंस वगैरह इनको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस इसके नाम देखने हैं, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद द रूल होता है एस्टिग्मेटिज्म, अगेंस्ट द रूल होता है, और ओब्लीक होता है, ठीक है। अब जो विद द रूल होगा ना वो हमारे नॉर्मल कॉर्निया में होता है, ठीक है। द वर्टिकल मेरिडियन इज़ मोर कर्व्ड एज इन द नॉर्मल कॉर्निया, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल कॉर्निया है। इसमें से जो एमसीक्यू आया हुआ है वो अगेंस्ट द रूल आया हुआ है, जैसे जो कि अभी हमने देखा है कि अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म जो होता है इसमें क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन होता है वो ज़्यादा कर्व्ड होता है, ठीक है। विद द रूल में क्या था, वर्टिकल मेरिडियन मोर कर्व था जो कि नॉर्मल कॉर्निया में था, और एस्टिग्मेटिज्म और अगेंस्ट द रूल में क्या है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन मोर कर्व्ड है। और ये कैटरेक्ट सर्जरी के बाद होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कैटरेक्ट सर्जरी के बाद होता है। मीन्स दैट यू हैव रिमूव द लेंस, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म होगा जिसमें हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो होगा वो ज़्यादा कर्व्ड होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें कन्वेक्स लेंस जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्लीक एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। ऑब्लीक एस्टिग्मेटिज्म जो है, द टू प्रिंसिपल मेरिडिया जो होते हैं नॉट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बट दीज आर राइट एंगल्स, ठीक है। तो विद द रूल में क्या है, सिंपली आपने जस्ट ये याद रखना है, विद द रूल में वर्टिकल है, अगेंस्ट द रूल में हॉरिजॉन्टल है, और ऑब्लीक में क्या है, वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल राइट एंगल्स पे हैं, ठीक हो गया। अब ये होता है कि विद द रूल मैंने आपको बताया नॉर्मल कॉर्निया में है, अगेंस्ट द रूल जो एमसीक्यू आया हुआ है मैंने अगेन आपको बताया है कि एफिकिया में होता है, मीन्स दैट यू हैव रिमूव द कैटरेक्ट, उसके बाद होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि इसकी जो टाइप्स होती हैं, सिंपल हो सकता है, आगे हम देखते हैं सिंपल स्टिग्मेटिज्म हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है। सिंपल स्टिग्मेटिज्म में सिंपली ये होता है कि इसमें सिंपल मायोपिक होता है और सिंपल हाइपरमेट्रोपिक होता है। ये आपको नज़र आ रही है फिगर, इसमें देखेंगे सिंपल मायोपिक में क्या होगा कि जो हमारे एक तो बिल्कुल नॉर्मल इमेज बन रही होगी ना रेटिना पे, ठीक है, जो हमारी सबकी नॉर्मल लोगों में बन रही होती है, ठीक है। एक इमेज बिल्कुल रेटिना पे बन रही होगी और एक इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ रेटिना पे बन रही होगी, दैट इज़ एक्चुअली मायोपिया, ठीक है। तो क्योंकि दो फोकल पॉइंट्स हैं तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है, ठीक है। जिसमें एक जो है रेटिना पे बन रही है, दिस इज़ योर एमसीक्यू। वो पूछते हैं कि एक रेटिना पे इमेज बन रही है, एक इन फ्रंट ऑफ रेटिना पे बन रही है, तो क्या होगा। तो सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरा होता है सिंपल हाइपरमेट्रोपिक, ये भी आपका एमसीक्यू आया हुआ है कि सिंपल हाइपरमेट्रोपिक में ऑपोजिट हो जाएगा ना, कि एक जो है वो रेटिना पे इमेज बन रही होगी और एक जो इमेज बन रही होगी दूसरी वाली वो बिहाइंड द रेटिना बन रही होगी, मीन्स दैट सिंपल हाइपरमेट्रोपिक है, ठीक हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद आता है कंपाउंड। कंपाउंड में देखें, कंपाउंड में कंपाउंड मायोपिक हो सकता है, कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक हो सकता है। इसमें ये होता है कि दो हो जाते हैं, मतलब कि मायोपिक भी दो हो जाएंगे, मायोपिया वाली स्टेट्स भी दो हो जाएंगी, हाइपरमेट्रोपिया भी, ठीक है। मतलब दोनों जो फोकल पॉइंट्स हैं वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रहे हैं, तो दैट इज़ कंपाउंड मायोपिक। और अगर दोनों जो फोकल पॉइंट्स हैं वो बिहाइंड द रेटिना है तो दैट इज़ कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक। सिंपल सी बात है, कंपाउंड मतलब दोनों, ठीक है। सिंपल में क्या था कि एक नॉर्मल थी। फिर आता है हमारा जो लास्ट वन है जिस दैट इज़ मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होता है, मायोपिया भी हुआ होता है, ठीक है, और हाइपरमेट्रोपी, मतलब एक इन फ्रंट ऑफ रेटिना है, एक बिहाइंड द रेटिना है, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे मिक्स्ड है, ठीक है। तो इसमें से एमसीक्यू आए हुए हैं, कौन कौन से एमसीक्यू आए हैं मार्क कर लें। एक आया हुआ है हमारा जो है मतलब इसमें से एमसीक्यू आए हुए हैं काफ़ी ना, सिंपल, मतलब इनमें से कोई भी एमसीक्यू आ सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होती है, जिसमें इरेगुलर चेंजेस होती हैं रिफ्रैक्टिव पावर में, डिफरेंट मेरिडिया बन रहे होते हैं, मींस दैट मल्टीपल फोकाई बन रहे हैं। उसमें तो दो दो बन रहे थे ना जस्ट, ठीक है, इसमें मल्टीपल फोकाई बन रहे हैं। देखिए कितनी ज़्यादा आपको जो फिगर नज़र आ रही है नीचे, इतने ज़्यादा फोकाई बन रहे हैं, मल्टीपल फोकाई बन रहे हैं, ठीक है। अब इसकी जो कॉजेज़ होती है उसमें एक तो आपने पढ़ा हुआ है केरेटोकोनस, जिसमें आपका जो कॉर्निया होता है वो कर्व्ड हो जाता है आगे की तरफ, उसके स्ट्रोमल फाइबर्स होते हैं उसकी खराबी की वजह से, ठीक है। तो कर्वेचर कर्वेचर में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। चेंजेस इन कर्वेचर की वजह से हो सकता है। दूसरा ये कि लेंस जो है वो अपनी सेंटर में नहीं है, उसकी वजह से मल्टीपल फोकाई बन सकते हैं। और तीसरा ये कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो चेंज हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट में आपने देखा था कि डिफरेंट उसके रिफ्रैक्टिव एरर्स हो गए थे। फॉर एग्जांपल आप हमको पता होगा वो एक था हमारा इंसिपिएंट कैटरेक्ट जिसमें वेज शेप बन रहे थे, पोलियोपिया हो रहा था, उस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो डिफरेंट कैटरेक्ट्स की वजह से भी क्या होता है कि स्टिग्मेटिज्म क्रिएट हो जाती है।
उसके बाद हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि विजन कम हो जाएगी और एस्थेनोपिक सिम्टम्स आएंगे और उसी तरह पिन होल इफेक्ट होगा, ठीक है। हाफ क्लोजर ऑफ द आईलिड, मतलब वो करते हैं ना कि अपनी आईलिड थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं कि किसी तरह हमें विजन जो है वो हमारी ठीक हो जाए। फंडिस एग्जामिनेशन पे हमें ओब्लिक या ओवल अपीयरेंस मिलती है, ऑप्टिक टेस्ट की और एम्ब्लायोपिया हमारा प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मैं आपको बताऊँगी जो इसमें से MCQ आया हुआ है वो ये कि इसका जो ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट एक्चुअली इसका ये होता है कि हम इसमें सिलेंड्रिकल लेंस देते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। मतलब MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ में पूछते हैं कि सिलेंड्रिकल लेंस हम किस में देते हैं, तो आपने लिखना है कि एस्टिग्मेटिज्म में देते हैं, ठीक है। इसमें से जस्ट जो है ना यही MCQs आए हुए हैं, आई थिंक यही आए हुए हैं, ठीक है। इसमें से जो MCQ मैंने आपको पहला वाला बताया वो ये कि इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, दूसरा ये कि आपको पता होना चाहिए कि इस टर्म्स को कोनाइट क्या होता है, तीसरा आपको विद द रूल अगेंस्ट द ओब्लीक जस्ट ये पता होना चाहिए कि व्हाट्स द डिफरेंस। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सिंपल एस्टिग्मेटिज्म मतलब इसकी टाइप्स में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, और इसके अलावा इसकी कॉज क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्वेचर में प्रॉब्लम आया होता है, ठीक हो गया। तो अब यू कैन सॉल्व दिस अगेन ईजीली कि ऑप्टिकल कंडीशंस ऑफ द एफेकिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म अगेंस्ट द रूल हमने पढ़ लिया कि इसमें हॉरिजॉन्टल वाला था और कैटरेक्ट के बाद होता है, ठीक है। तो इसमें ये भी प्रेजेंट होगा, ठीक हो गया। और इनलार्जमेंट ऑफ रेटिनल इमेज भी होगी क्योंकि एफेकिया है ना, एफेकिया मतलब लेंस है ही नहीं है, तो अब इमेज जो होगी वो रिफ्रैक्टिव पावर जो लेंस की होगी वो कम हो जाएगी ना, मतलब एज अ होल आई की रिफ्रैक्टिव पावर कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से वो एक फोकस मतलब करीब नहीं आएगा, ऐसे बड़ी सी इमेज बनेगी रेटिना पे, ठीक है। लेकिन मायोपिया तो नहीं होता इसमें, ठीक है। आपकी एफेकिया जो आपका टॉपिक लिखा हुआ है ना कैटरेक्ट वाला, वहाँ पे उन्होंने क्लियर एंड कट लिखा हुआ है कि हाइपरमेट्रोपिक होता है। क्यों होता है, लेंस नहीं है ना, रिफ्रैक्टिव पावर कम हो गया तो उसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया होगा, जो इमेज होगी वो बिहाइंड द रेटिना बनेगी और बड़ी सी बनेगी, ठीक हो गया। फिर आता है यूनिलेटरल एफेकिया कैन बी ट्रीटेड बाय। तो यूनिलेटरल एफेकिया जो ट्रीटमेंट होता है, आप एफेकिया वाला टॉपिक खोल के देख लें बेशक, तो उसमें मैं एफेकिया मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं उनको मैं ऐसा जितना रिवाइज नहीं करूँगी, जो नहीं पढ़ाए हुए उनको मैं थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, यूनिलेटरल एफेकिया कैन बी ट्रीटेड बाय, तो एक साइड का एफेकिया होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इसमें हम डिफरेंट ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, और उसमें से जो कॉन्टैक्ट लेंस है ये भी हम यूनिलेटरल में यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं इनको हम यूनिलेटरल में भी यूज़ कर सकते हैं, बायोलेटरल में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस साइड का एफेकिया होगा वहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस लगा लो, ऐसे हो सकता है ना। और दूसरा ये कि इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट, तो इसका दोनों होंगे, सी होगा इसका। स्टैंडर्ड पावर ऑफ पोस्टीरियर चैम्बर इंट्राओकुलर लेंस इज़, ठीक है। तो क्या होती है लेंस की पावर, हमने कितनी लगानी होती है, वो स्टैंडर्ड जो होती है वो 20 डायोप्टर्स होती है, ठीक है। आपको पता है कि मैंने बताया था 60 होल होती है, 40 कॉर्निया की है, 20 लेंस की है। सिलेंड्रिकल लेंस हम किस में यूज़ करते हैं, मैंने पढ़ा दिया कि एस्टिग्मेटिज्म में। न्यू बॉर्न जो होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिक होता है, ठीक हो गया। ये मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अच्छा, न्यू बॉर्न जो है इसका जो आंसर लिखा हुआ है पीछे वो मायोपिक एस्टिग्मेटिक लिखा हुआ है, हालांकि न्यू बॉर्न तो एस्टिग्मेटिक नहीं होता आई थिंक ना, तो इस वजह से इसका हाइपरमेट्रोपिक होगा। एस्टिग्मेटिज्म इज़ अ टाइप ऑफ कर्वेचर मेट्रोपिया, ठीक है। कर्वेचर मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर इसकी कर्वेचर होता है कि कर्वेचर जो कॉर्निया और लेंस का होता है वो ऑल्टर होता है, ठीक हो गया। हाइपरमेट्रोपिया कॉजेज़, हाइपरमेट्रोपिया क्या कॉज करता है, यू नो दैट इट कॉजेज कन्वर्जेंट स्क्विंट। पेशेंट नियर विजन नहीं कर सकता तो उसको जो है वो कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसको स्क्विंट हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है इन रेटिनोस्कोपी यूजिंग अ प्लेन मिरर व्हेन द मिरर इज टिल्टेड टू द राइट द शेडो इन द प्यूपिल मूव्स टू द लेफ्ट एंड। अब ये मैंने आपको बताया हुआ है कि रेटिनोस्कोपी जो होती है इसे हम रिफ्रैक्टिव एरर चेक करते हैं। सो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा हम देखेंगे जस्ट, ठीक है। पेशेंट जो है इसमें से जो MCQ आया वो ये होता है कि रेटिनोस्कोपी जब हम कर रहे होते हैं तो एग्जामिनर और पेशेंट के दरम्यान में जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट इज़ 1 मीटर, ठीक है। फिर वो रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करता है, उसमें होता क्या है कि एक मिरर होता है और एक शेडो होता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द मिरर, दिस इज़ द मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर है। और एंड दिस इज़ ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द शेडो, ठीक है। अब जो एग्जामिनर होता है ना, जो हम डॉक्टर होता है या एग्जामिनर होता है, वो क्या कर रहा होता है कि ये प्लेन मिरर को ना मूव कर रहा होता है, ठीक है। और उसकी मूवमेंट के साथ वो इस शेडो को नोट कर रहा होता है कि जो प्लेन मिरर है उसके साथ उसकी मूवमेंट के साथ शेडो किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना शेडो है, फेंट है या शेडो है ही नहीं है या है और
वो मूवमेंट क्या हो रही है शेडो की, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर तो हाइपरमेट्रोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है, शेडो जो होता है वो सेम डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे आपको इसमें नज़र आ रहा है। हाइपरमेट्रोपिया में हम प्लेन मिरर को इधर मूव कर रहे हैं तो शेडो भी इधर ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन मायोपिया अबव -1 डायोप्टर्स में क्या होता है, शेडो ऑपोजिट मूव करता है, ठीक है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, इसमें हम जो है मिरर को यहाँ मूव कर रहे हैं और शेडो हमारा उस तरफ को जा रहा है। तो मायोपिया के केस में जब मायोपिया -1 डायोप्टर से ज़्यादा होगा तो शेडो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। मायोपिया के केस में शेडो जो होता है वो दगा देता है हमें, ठीक हो गया, इसे याद कर लें। उसके बाद लेकिन जो मायोपिया होता है ना -1 डायोप्टर्स का, वो तो अबव -1 डायोप्टर्स है ना, लेकिन अगर मायोपिया -1 डायोप्टर्स का हो तो शेडो होता ही नहीं है, ठीक है। और अगर पेशेंट जो है उसमें -1 डायोप्टर से कम का मायोपिया है और ईमेट्रोपिया है, मींस पेशेंट जो है ऑलमोस्ट ठीक है, तो इसमें जो शेडो होगा वो बहुत ही फेंट होगा, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब हाइपरमेट्रोपिया वाली कंडीशन हो जाएगी। लेकिन ये होगा कि शेडो जो होगा वो फेंट होगा, ठीक है। और एस्टिग्मेटिज्म तो वो बिल्कुल ही सीजर शेड, अजीब सा शेडो हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इससे हमें पता चल जाता है, रिफ्रैक्टिव एरर चेक कर लेते हैं रेटिनोस्कोपी से कि वेदर द पेशेंट इज़ हाइपरमेट्रोपिक, मायोपिक, या मायोपिक उसको -1 डायोप्टर्स का है कि -1 डायोप्टर से ज़्यादा का है या -1 डायोप्टर से कम का है, ठीक है। तो -1 डायोप्टर अगर होगा तो शेडो होगा ही नहीं, अगर तो कम होगा तो उसमें शेडो जो होगा वो हाइपरमेट्रोपी की तरह होगा लेकिन फेंट होगा, और अगर -1 डायोप्टर से ज़्यादा होगा तो उसमें जो है शेडो जो है ऑपोजिट मूवमेंट डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा होगा प्लेन मिरर से, और एस्टिग्मेटिज्म है वो सीजर शेप हो जाएगा। तो यही MCQ है, अब इसको आप सॉल्व करें, मैं आपको बताती हूँ तो आप सॉल्व करें इसको, ठीक हो गया। अच्छा, किधर गया हमारा MCQ। तो इसमें उन्होंने यही पूछा हुआ है ना कि रेटिनोस्कोपी जब हम प्लेन मिरर यूज़ करते हैं तो मिरर को जो हम इज टिल्टेड टू राइट एंड शेडो इन द प्यूपिल मूव्स टू लेफ्ट, मतलब कि हमने मिरर को राइटली मूव किया और शेडो ऑपोजिट मूव किया। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको मायोपिया जो है वो मोर देन 1 डायोप्टर्स है, -1 डायोप्टर्स है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ईमेट्रोपिया में तो कुछ भी नहीं है सच। मायोपिया लेस देन -1 डायोप्टर्स में क्या होगा कि शेडो फेंट होगा और सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल कंडीशन ऑफ द आई, जिसमें रिफ्रैक्शन जो दोनों आइज़ की होती है वो डिफ़र कर रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एनाइसोमेट्रोपिया। तो जितोई में आपका ये टॉपिक लिखा हुआ है एनाइसोमेट्रोपिया, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ, इसको हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि अगर इसमें से कोई MCQ आ जाता है तो हम उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो आइसोमेट्रोपिया क्या था कि इसमें अगर आइसोमेट्रोपिया की बात करें तो ये होती है कि दोनों हमारी जो आँखें हैं उनकी जो रिफ्रैक्शन है वो सेम हो, ठीक है, मतलब कि सेम रिफ्रैक्शन हो, जैसे एक नॉर्मल पर्सन होता है, ठीक है। या नॉर्मल हम कह सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकता है और एब्नॉर्मल भी हो सकता है, लाइक उसकी रिफ्रैक्शन दोनों की सेम है, ठीक है। तो ये होती है हमारी आइसोमेट्रोपिया, ठीक है। ज़्यादातर MCQs में इस तरह की चीज़ें आती हैं और वाइवा में, तो इसलिए हम इसको रीड कर लेते हैं। अच्छा, एनाइसोमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमारी दोनों जो आँखें होती हैं उनकी रिफ्रैक्टिव एरर बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम अ मायोप, और मेरी जो एक आँख की नज़र होगी वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि -2 होगी और एक आँख की -1.75 होगी। तो ये मतलब इस तरह होता है नॉर्मली, ठीक है। एक आँख की नज़र ज़्यादा होती है, एक आँख की नज़र कम होती है। तो ये एक्चुअली दिस इज़ एक्चुअली द एनाइसोमेट्रोपिया, ठीक है। सो आई एम अ मायोप एंड आई एम एनाइसोमेट्रोपिक एज वेल, ठीक है। मतलब मैं मायोप भी हूँ और एनाइसोमेट्रोपिक भी हूँ, ठीक है। तो इस ऑप्टिकल कंडीशन इन विच द टू आइज हैव द अनइक्वल रिफ्रैक्टिव पावर, ठीक है। अब इसकी सिवियरिटी के बारे में उन्होंने बताया है कि अगर स्मॉल होगा तो हमें कंसर्न नहीं है, ठीक है। अगर थोड़े दोनों के दरमियान में रिफ्रैक्टिव पावर का डिफरेंस आ रहा है तो स्मॉल होगा तो वो कंसर्न नहीं है। डिफरेंस अगर 1 डायोप्टर्स का आ रहा है दोनों, तो 2% डिफरेंस इन द साइज ऑफ 2 रेटिनल इमेज होगा, ठीक है। मतलब कि 2% डिफरेंस होगा। अगर 2.5 डायोप्टर्स का डिफरेंस है दोनों आंखों में तो 5% डिफरेंस होगा रेटिनल इमेजेस में, ठीक हो गया। और अगर तो डिफरेंस है 2.5 डायोप्टर्स का, 2.5 से 4, ठीक है। पहले क्या था कि हमारा जो डिफरेंस था वो 1 डायोप्टर का था, फिर 2.5, ठीक है, फिर 2.5 से 4 डायोप्टर्स, ठीक है, कैन बी टॉलरेटेड। बट डिफरेंस अगर 4 डायोप्टर से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 8% डिफरेंस हो जाएगा हमारे रेटिनल इमेजेस में, और इसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से पेशेंट एपिलोपिक हो जाता है, ठीक है। सो एक्चुअली
आप ये सुनते आ रहे हो कि पेशेंट डिप्लोपिया में चला गया, पेशेंट की 2 आँखें 2 नज़र आना शुरू हो गई चीज़ें। तो एक्चुअली दैट इज़ व्हाट ये होता है कि पेशेंट की जो दोनों आँखों की जो नज़र होती है वो डिफरेंस में ज़्यादा होती है, 4 डायोप्टर से ज़्यादा होती है। तो आपका एमसीक्यू आ सकता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की 4 डायोप्टर से ज़्यादा है तो फिर उसको डिप्लोपिया होगा, ठीक है। ऐसे एमसीक्यू आ सकता है, या ऐसे आ सकता है कि किसी की नज़र जो है वो आपकी 1 डायोप्टर है तो फिर 2% डिफरेंस होगा, 2.5 है तो 5% डिफरेंस होगा, ठीक है। 2.5 से 4 है तो फिर 8% हमारा जो है उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा होता है तो 8% डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। 2.45 से 4 तक ऑलमोस्ट जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 2.5 से ठीक हो गया, मतलब 6 तक जाएगा तकरीबन। अच्छा, उसके बाद आता है टाइप्स। अब इसकी ये सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल में उसी तरह होगा कि एक आंख नॉर्मल होगी और दूसरी जो है वो मायोपिक होगी या हाइपरमेट्रोपिक होगी, ठीक है। इसमें भी तो डिफरेंस आ गया ना कि एक आंख में खराबी है, एक आंख मायोपिक है, ठीक है। और फिर होता है कंपाउंड एनिसोमेट्रोपिया, ठीक है। इसमें दोनों आंखें जो हैं वो कंपाउंड है, मतलब एक जैसी हैं, ठीक है। या तो मायोपिक है दोनों या दोनों हाइपरमेट्रोपिक है। कंपाउंड हमेशा एक जैसे के लिए आता है। मिक्स्ड में ये होता है कि एक मायोपिक है दूसरी हाइपरमेट्रोपिक है। ये इतनी नहीं देखी जाती ना, ज़्यादातर कंपाउंड एनिसोमेट्रोपिया होता है कि जिसमें मतलब कि दोनों आंखों की नज़रें अलग अलग होती हैं और वो इधर मायोपिक होता है या हाइपरमेट्रोपिक होता है, ठीक है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि रिफ्रैक्टिव पावर अगर लेस दैन 3 डायोप्टर्स है तो फिर क्या होगा कि हमारी जो सिंगल बाइनोकुलर विजन है वो मेंटेन होगी, ठीक है। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो एक साइड का हाई हो जाता है, हाई इन वन आई एंड एज इज़ बिलो 9 ईयर्स, ठीक है। ये वो वाली स्टेट आ जाती है कि अगर एक साइड का रिफ्रैक्टिव पावर हाई है, दूसरी का मतलब ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव एरर्स अगर 9 तो 9 ईयर से ज़्यादा का बच्चा होगा तो उसके अंदर एम्ब्लायोपिया हो जाएगा। अब इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो भी एमसीक्यू में आया हुआ है कि इसमें हम कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंसेज किस में यूज़ करते हैं, इसमें इसके अलावा स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं, एनआईसी कॉनिक ग्लासेस यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है हम इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांट कर सकते हैं अगर यूनीऑकुलर ए फेक किया है, रिफ्रैक्टिव कॉर्नियर सर्जरी करते हैं ताकि हम मायोपिया को अगर यूनिलेटरल है उसको ट्रीट करें या उसको हाइपरमेट्रोपिक वगैरह को और क्लियर लेंस को रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर एंड पे इन्होंने एनिसिकोनिया लिखा हुआ है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें ये होता है कि इट इज़ अ कंडीशन वेयर द इमेजेस ऑफ द 2 आइज़ आर अनइक्वल इन साइज़ एंड शेप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, साइज़ एंड शेप में डिफरेंस आ रहा है। अब 5% डिफरेंस होगा इमेजेस में तो हमारी ब्रेन जो है उसको परसीव कर लेती है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 5% से ज़्यादा इमेज का डिफरेंस आ रहा है दोनों आंखों में तो बाइनोकुलर सिंगल विजन नहीं होगी, पेशेंट डिप्लोपिक हो जाएगा। तो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट एन आई सी कोनिया, ठीक है, एन आई सी कोनिया। तो इसको भी आपने याद रखना है। इसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, एन आई सी कॉनिक ग्लासेस यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं, इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांटेशन या इफेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। तो इसमें से हमारे बहुत से एमसीक्यूज़ कवर हो जाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इसमें से कोई भी एमसीक्यू आता है देन यू कैन सॉल्व इट इजीली इंशाल्लाह, ठीक है। तो optical condition of the eye in which the refraction of the two eyes differs is what अभी आपने पढ़ा कि एनिसोमेट्रोपिया होता है, ठीक है। फिर आता है कि लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया इज डिटेक्टेड व्हेन द फॉलोइंग माइड्रेटिक इज यूज्ड, ठीक है, एट्रोपी। ये मैंने आपको बताया था, आई एम नॉट रिपीटिंग द थिंग्स विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लेक्चर्स, ओके। उसके बाद आता है रेडियल कैरेटोमी इज़ यूजफुल इन, रेडियल कैरेटोमी इज़ यूजफुल इन, मैंने अभी आपको मायोपी पढ़ाया होते बताया था कि एमसीक्यू आया हुआ है। इंसिडेंट पैरेलल रेज कम टू द फोकस पोस्टीरियर टू द लाइट सेंसिटिव, पोस्टीरियर जा रहा है ना, तो पोस्टीरियर किस में होगा, हाइपरमेट्रोपिया में भी होगा। आपने उसको एज सच इस तरह क्लिक नहीं कर देना, आपने दूसरे ऑप्शन में देखने हैं, तो ए फेकिया में भी पीछे जाता है, ठीक है। तो बोथ ऑफ द अबव होगा। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द मायोपिया इंक्लूड, अभी हमने डिस्कस किया था कि इसमें विट्रस डीजनरेट भी हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकती है, ग्लूकोमा भी हो सकता है, लेकिन जो है अच्छा, लेकिन देखिए इसमें क्लोज्ड एंगल है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ओपन एंगल जो होता है ना ग्लोकोमा वो आपका होता है मायोप्स में, ठीक है, और क्लोज एंगल जो होता है वो आपका हाइपरमेट्रोपिक में होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ये वाला होगा, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्टेंट विजन जो होती है वो हम डिस्टेंट विजन किस में कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में कर सकते हैं ना। अच्छा सॉरी, मतलब वो ये कह रहे हैं कि डिस्टेंट विजन नहीं दिखाई दे रही, दूर की चीज़ें नज़र नहीं आ रही तो मायोप्स होगा। टाइप ऑफ लेंस यूज फॉर द करेक्शन ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म इंक्लूड्स, तो मैंने आपको बताया था इसमें हम सिलेंड्रिकल लेंस जो है वो यूज़ करते हैं।
लेकिन यही होगा। उसके बाद सूडोपेपिलाइटिस जो होता है, ये मैंने आपको बताया था कि हाइपरमेट्रोपिक्स में होता है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट लेंसेज में भी यूज़फुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एक्सेप्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज हमने किस किस में यूज़ किए थे, रिफ्रैक्टिव एनिसोमेट्रोपिया में भी यूज़ किया था, केरेटोकोनस में भी यूज़ किए थे कॉन्टैक्ट लेंसेज, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज, और स्फीयर केरेटोकंजक्टिवाइटिस सीखा का अगर आप खोल के देखें ड्राई आई में, तो उसमें भी हम कॉन्टैक्ट लेंसेज देते होते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। प्रिज्म्स आर यूज्ड इन ऑप्थेल्मोलॉजी टू मेजर एंड टू ट्रीट द प्रिज्म्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, हेट्रोफोरिया में भी यूज़ करते हैं, हेट्रोट्रोपिया में भी यूज़ करते हैं। फोरिया जब भी आएगा इट इज़ फॉर द लेटेंट स्क्विंट, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और ट्रोपिया जो होता है दिस इज़ एक्चुअली फॉर द मैनिफेस्ट स्क्विंट। तो दोनों के लिए हम प्रिज्म्स यूज़ कर रहे होते हैं। यू कैन ओपन योर चैप्टर ऑफ द स्क्विंट, और वहाँ पे उन्होंने लेटेंट स्क्विंट के ट्रीटमेंट में भी प्रिज्म्स लिखे हुए हैं, और इन्वेस्टिगेशंस में, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट में, और हाई जो मैनिफेस्ट स्क्विंट है उसमें भी उन्होंने प्रिज्म्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सो दोनों में आएगा। हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज जो होते हैं वो आपके किसके बने होते हैं, पीएमएमए के बने होते हैं। ठीक है, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज आपके पीएमएमए के बने होते हैं, और जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो आपके एचएम, ये आपके सॉफ्ट वाले होते हैं, एचईएमए। तो ये आप अपनी बुक पे लिख लें कि हार्ड जो है वो पीएमएमए के हैं, और सॉफ्ट जो है वो एचईएमए के। बाई कन्वेक्स लेंसेज जो आपके यूज़ होते हैं वो किस किस में यूज़ होते हैं, तो बाई कन्वेक्स लेंसेज आपके प्रेसबायोपिया में भी मैंने आपको बता दिया था, और इसके अलावा बाई कन्वेक्स है ना, तो हाइपरमेट्रोप्स में भी यूज़ होंगे, और बाई कन्वेक्स लेंसेज आपके एफेकिया में नहीं यूज़ होने चाहिए, एस्टिग्मेटिज्म में भी आपके यूज़ हो रहे थे। बाई कन्वेक्स लेंसेज आपके मतलब सच मतलब आपने देखा था कि जो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की एक टाइप थी जिसमें आपने देखा था दैट वाज एक्चुअली द अगेंस्ट द एस्टिग्मेटिज्म ना, लेट मी चेक इट अगेन। उसमें आपने देखा था ना हम बाई कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, कनकेव सिलेंड्रिकल लेंसेज, कन्वेक्स सिलेंड्रिकल नहीं करते कनकेव सिलेंड्रिकल लेंसेज, उसमें हम सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन एफेकिया में तो हम सॉफ्ट काउंटर लेंसेज यूज़ करते हैं, हार्ड या सॉफ्ट उसमें हम नहीं करते। तो इसमें एस्टिग्मेटिज्म इन्होंने आंसर में लिखा हुआ है कि हम उसमें सिलेंड्रिकल करते हैं, लेकिन एफेकिया में पता नहीं बाई कन्वेक्स, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि उसमें हाइपरमेट्रोपिक होते हैं लोग, तो एफेकिया में हम क्यों बाई कन्वेक्स यूज़ करेंगे ना। सो दिस इज़ एक्चुअली कन्फ्यूजिंग वन, लेकिन उन्होंने एस्टिग्मेटिज्म लिखा हुआ है इसका आंसर। कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म जो होती है, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कंपाउंड है ना तो ऊपर से हाइपरमेट्रोपिक है, तो दोनों जो इमेजेस होंगी वो बिहाइंड द रेटिना बनेंगी। ठीक है, उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन इज़ डन बाय ऑल एक्सेप्ट, तो रेटिनोस्कोपी भी अभी हमने की, केरेटोमेट्री से भी हम करते हैं रिफ्रैक्शन मेजर, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली मेजरिंग द कर्वेचर, और उसके अलावा हम रिफ्रैक्टोमीटर से भी करते हैं, लेकिन पेरीमीटर से हम नहीं करते। पेरीमीटर आपको पता है कि हम इसे विजुअल फील्ड से करते हैं। ठीक हो क्या, रेटिनोस्कोपी और उसके पेशेंट के दरम्यान में कितना डिफरेंस होना चाहिए, मैंने आपको बताया था 1 मीटर्स होना चाहिए। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पिपुलरी डायलेशन इन द चिल्ड्रन इज़ एट्रोपिन, एट्रोपिन से हम डायलेट करते हैं, पीपल को मिड्रेसिस करवाता है। उसके बाद आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द शॉर्टेस्ट एक्टिंग मिड्रेटिक, ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली ट्रोपिकामाइड, ये सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग होती है। फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ प्रेसबायोपिक ग्लासेस इज अर्ली सिम्टम ऑफ, तो ये हमने ओपन एंगल ग्लोकोमा में देखा था ना कि फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ प्रेसबायोपिक ग्लासेस होती हैं, बिकॉज ये ओपन एंगल जो ग्लोकोमा होता है इसमें आहिस्ता आहिस्ता विजन लॉस होती है। अच्छा, तो 28 का इन्होंने ना आंसर में ए लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, बिकॉज आपके जो एक्चुअली है आपके ग्लोकोमा के चैप्टर में भी इन्होंने ओपन एंगल ग्लोकोमा लिखा हुआ है कि प्रेसबायोपिक ग्लासेस होती हैं वो चेंज हो रही होती हैं बार बार। ठीक है, और इसके अलावा अकोमोडेशन इज़ मैक्सिमम इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारा अकोमोडेशन मैकेनिज्म ख़राब होता जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन एज फेकिया हमेशा याद रखना है कि इट इज़ द पोस्टीरियर चैम्बर आईओएल, पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है इसको। इसमें से हमने जो है आईलेट्स के भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं, लेक्रामल सिस्टम, कंजक्टिवा, कॉर्निया, स्क्लेरा, ये सारे यूएचएस के पास्ट एमसीक्यू हैं जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर लिए हैं। लेंस, कैटरेक्ट, ग्लोकोमा, न्यूरो ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑर्बिट ये भी कर लिया, कोराइड वाला भी कर लिया। अब हमारा रह क्या गया है ये वाला, तो इसको हम स्क्विंट के साथ ही करेंगे ना। स्क्विंट के हम नेक्स्ट में इसके चौकी के एमसीक्यू सॉल्व करके ना फिर हम इन दोनों को ना इकट्ठे सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह।